हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का सबसे पहला टॉपिक। यहाँ हम लोग हमारी बिजनेस स्टडी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है ना, वो ये पूरा जो आपकी दो बुक या दो पार्ट्स हैं एक तरीके से बिजनेस स्टडी के, ये मैनेजमेंट के ऊपर चलेंगे। ठीक है ना। तो हमारी जो ये पूरा चैप्टर है या पूरा एक तरीके से फर्स्ट पार्ट रहेगा, जो आप कह सकते हो मिड टर्म तक आएगा, ये पूरा मैनेजमेंट के ऊपर चलेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, मैनेजमेंट क्या होती है ना, वो हमें समझना है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है ना, वो है कि नेचर कैसा है मैनेजमेंट और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट समझते हैं। कहता है आज के टाइम में इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे जीवन जो है बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, तो आबादी बढ़ रही है, हर तरीके से आपकी जो है इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। एक सिंगल इंसान जो है ना, वो हर चीज़ नहीं कर सकता। तो लोग मिलके संस्था में काम करते हैं, मिलके एक ग्रुप में काम करते हैं। अकेला इंसान सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए लोग मिलके एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। लेकिन फिर जब ग्रुप में काम करने बैठते हैं लोग, तो उनको एक प्रॉब्लम फेस होती है। क्या? क्योंकि वो बिना कोई प्लानिंग करे, ढंग से बिना कोई प्लान बनाए काम करना शुरू कर देते हैं। ढंग से काम को डिवीजन नहीं करते, कौन किस काम को करेगा। मिलके ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं निभाते, एक साथ इकट्ठे होकर टीम वर्क नहीं कर पाते। तो तो ढंग से जो है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, और ना कोई एक दिशा है, मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है, और ना ही बिजनेस पे कोई ढंग से कंट्रोल होता है। इस वजह से जो आपके मकसद हैं वो अचीव नहीं किए जा पाते। तो फिर भैया इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन है कि आपको एक ढंग की मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जब आप ढंग से प्लान ना कर पाओ कोई काम करने के लिए, काम को ढंग से बांट ना पाओ, या काम में कोई कोऑर्डिनेशन ना कर पाओ, तो फिर आपके गोल्स अचीव नहीं हो सकते। और जब आपके गोल अचीव नहीं होंगे, तो आपको एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो ढंग से गोल अचीव करे, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट हमें मदद करती है कोऑर्डिनेट करने में ग्रुप एफर्ट्स को टू अचीव गोल्स। मतलब मैनेजमेंट करके क्या देता है? अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करोगे, तो मैनेजमेंट से आपका जो ग्रुप का एफर्ट है वो मिलकर आएगा, और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैनेजमेंट की परिभाषा है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक संस्था में काम करते हो, आप एक बिजनेस में काम कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आप अगर ढंग से प्लानिंग, ढंग से काम, कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं करोगे, तो आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको एक अच्छी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, और मैनेजमेंट से आपका जो ग्रुप एफर्ट है वो अच्छे से गोल अचीव कर पाता है। तो हम यहाँ से मतलब समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, इसकी एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब काम जब आप कर रहे हो, ये पूरा काम करना है आपको, तो ये काम करने का एक तरीका होता है, उसे कहते हैं प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो गाइड करता है लोगों को या संसाधनों को, जिससे आप अपना कॉमन गोल अचीव कर पाते हो। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें गाइडेंस मिलती है लोगों को, या संसाधन कैसे कहाँ बेहतर इस्तेमाल करना है, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। यानी कि कुछ भी नहीं है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, देन यू हैव टू डू मैनेजमेंट इन एवरी टास्क, इन एवरी फील्ड। यू आर डूइंग स्टडिंग, ठीक है ना, या फिर आप स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या इफ यू वांट टू प्ले गेम, इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, यू नीड मैनेजमेंट टू अचीव योर गोल्स। तो क्या करना है? प्लानिंग करनी है, ढंग से लोगों को गाइड करना है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है, तब आप अपनी चीज़ों को पूरा कर पाओगे। यानी कि अब आपको करना क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि आप अपने काम को बेहतर, अपने गोल को बढ़िया तरीके से अचीव करना चाहते हो। अगर आप 12वीं में स्कोर बढ़िया करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, और वो प्लान एक प्रॉपर मैनेजमेंट के चलते होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट हमने समझ लिया था कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम गाइड करते हैं लोगों को, या अपने संसाधनों को अचीव करते हैं बेहतर इस्तेमाल करके। ठीक है ना। और या फिर अपने गोल्स को अचीव करते हैं संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करके। यानी कि आप कोई भी काम करना चाहते हो, उसको बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, तो आपको वो काम पूरा करने के लिए मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी, ताकि आप एक संस्था चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो वहाँ लोगों को गाइड करो, या जो भी आपके संसाधन है, सामान है, माल है, जो भी आपके बिजनेस का, उसका बेहतर इस्तेमाल करो, ताकि आप अपना गोल अचीव कर सको। तो बिजनेस, अब जब जैसे मैनेजमेंट जब आप करते हो, तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है
उसके अंदर एक प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं, तरीके से स्टेप बाय स्टेप उस पर चलना पड़ता है। यानी कि अगर मैं मैनेजमेंट करना चाहता हूँ और तो मैनेजमेंट करने के लिए मुझे कैसे काम करना है, कैसे मुझे मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो सबसे पहले मैनेजमेंट में करनी होती है प्लानिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर आगे के हमारे चैप्टर चलेंगे। प्लानिंग के ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर, स्टाफिंग के ऊपर, डायरेक्टिंग के ऊपर, कंट्रोलिंग के ऊपर। यही हमारी पूरी पहली यूनिट है, इसी पे हमारी चीज़ें चलेंगी। तो समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो, मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आप अपने गोल्स को बेहतर अचीव करना चाहते हो। तो उस गोल को बेहतर अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लान करो। क्या प्लान करना, क्या काम करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। उस प्लान को जब आपने कर लिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कुछ भी काम कर, जैसे मान लो 12th में 70%, 80%, 90, 95, 99, कितना परसेंट स्कोर करना चाहते हो, व्हाट इज योर टारगेट, उसके लिए प्लानिंग करना। फिर उसको कैसे अचीव करोगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड कर लेना कि मैं ऐसे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतने दिन ऐसे पढ़ूंगा, इतने दिन वैसे पढ़ूंगा। उसके बाद उसके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से, तो कंपनी किस चीज़ का व्यापार करना चाहती है वो डिसाइड करेगी। कंपनी किस चीज़ का व्यापार किस तरीके से, मशीन से ज़्यादा इस्तेमाल करेगी या लेबरों का ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करना चाहती है, वो सब प्लानिंग में लिख देगी, और कैसे कैसे अचीव करना चाहती है। लेकिन फिर दूसरा स्टेप आ जाएगा इसमें, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अब कंपनी ने डिसाइड तो कर लिया वो क्या काम करना चाहती है, प्लानिंग तो हो गई पूरी, लेकिन अब उन संसाधनों को तैयार करना। अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो यहाँ पे कंपनी अपनी जो बिजनेस है या कंपनी है, वो अपने अंदर, अपने बिजनेस के अंदर डिसाइड करेगी कि कौन से सीट के लिए कौन सा बंदा चुनना है, ठीक है ना, किस लेवल का मैनेजमेंट होगा, ठीक है ना, खुद कितने डिपार्टमेंट होंगे, क्या क्या पोस्ट होंगी, वो सब ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब चीज़ों को प्लानिंग कर लिया, अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। पिकनिक पे जा रहे हो, पिकनिक पे कहाँ जाना है, प्लानिंग, कैसे कैसे जाना है, बस से जाना है, कार से जाना है, कैसे जाना है, वो सब प्लानिंग का पार्ट है। लेकिन अब उसे ऑर्गेनाइज करना, ठीक है ना, मतलब अब ऑर्गेनाइज कैसे होगा, ऑर्गेनाइज होगा भाई गाड़ी वाले से बात करके, या टिकट्स को कैसे बुक करोगे, वो सारी चीजें करके। तो प्लानिंग के टाइम पे सब डिसाइड कर लिया था कि गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, लेकिन अब बस वाले को बुलाना, बात करना, ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद स्टाफिंग, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग मतलब लोगों को भर्ती करना। मतलब प्लान बिजनेस बना लिया, कैसे गोल्स अचीव करोगे, उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, सब चीज़ों को, मतलब अपना ऑफिस का ब्रांच कहाँ होगा, उस ऑफिस के ब्रांच में कितने डिपार्टमेंट होंगे, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट होगा, सेल का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, प्रमोशन का एक अपना अलग डिपार्टमेंट होगा, एचआर ह्यूमन रिसोर्स का एक अलग डिपार्टमेंट होगा। तो ये सारे अपने अपने एक अलग डिपार्टमेंट होंगे, और इनमें कितने कितने लेवल पर लोग मैनेजर्स होंगे, क्या होंगे, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। और कहाँ कहाँ कैसे संसाधन लाना है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती है। फिर तीसरा, अब जब आपने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, तो आपने एक वैकेंसी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी, बनाई होगी कि भाई टॉप मैनेजर पे ये होगा, इतनी पोस्ट पे ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा। तो लोगों को भर्ती करना स्टाफिंग कहलाता है, जहाँ पर आप लोगों को भर्ती करते हो। और फिर डायरेक्टिंग करना, जब आप उन्हें कंपनियों में भर्ती कर लेते हो, तो उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें बोलना बेस्ट, गो फॉर बेस्ट, है ना, अपने गोल अचीव करवाना, कैसे ना कैसे करके उनसे बेटर काम निकलवाना, डायरेक्टिंग होती है। और लास्ट में आप अपने बिजनेस में ये चेक करो क्या खोया क्या पाया, इज योर कंट्रोलिंग। जो आपने प्लान बनाया था स्टार्टिंग में और उसको देखकर आपने क्या अचीव करा, दिस इज योर लास्ट स्टेप, कंट्रोलिंग। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कर बेटा। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से, एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से। एफिशिएंट तरीका क्या होता है काम करने का, और इफेक्टिव तरीका क्या होता है काम करने का, ये भी समझाऊंगा। इसको आगे समझेंगे, ध्यान रखना। मैनेजमेंट में हम काम कर रहे हैं एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों तरीके से, दोनों को समझाऊंगा अभी आगे। लेकिन वैसे मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, आपका गोल अचीव होता है बढ़िया तरीके से, और भाई इसमें सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हो, कितना आसान है बताओ लिखना। इसमें आप कोऑर्डिनेशन करते हो, मिलके इकट्ठे होकर काम करते हो, इससे कंफ्यूजन नहीं होती। जब प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, कंफ्यूजन कैसे होगी। और इससे आपकी एफिशिएंसी, मतलब आप पहले से बेहतर बढ़िया तरीके से काम कर पाते हो, वो बढ़ती है। तो भाई कुछ कुछ जो है क्या कहते हैं, लोगों ने डेफिनेशंस दी है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट आप अपनी अपनी भाषा में जो भी चाहो किसी एक की डेफिनेशन याद कर सकते हो। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप डिजाइन करते हो, मेंटेन करते हो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग मिल के काम करें और एफिशिएंटली बढ़िया तरीके से अपने गोल्स को अचीव करें। मतलब एक माहौल बनाया, कैसा माहौल, बढ़िया तरीके से डिजाइन करा, बढ़िया तरीके से मेंटेन करा, और अब लोग वहां पे आ रहे हैं और मिलके कॉमन गोल अचीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रॉबर्ट एल ट्रेवली करके
इन्होंने मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज का, वही सारी चीजें कि मैनेजमेंट में एक प्रोसेस है कि आप प्लानिंग करो, डायरेक्टिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो और ये सब चीजें करने का। मैनेजमेंट इज वर्किंग विद एंड थ्रू द अदर्स टू अचीव गोल एफिशिएंटली। बाकी ये डेफिनेशन आप रख लेना, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये डेफिनेशन आपको मैं कहूंगा याद कर लेना। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीजें कंप्लीट की जाती है लोगों के द्वारा, किस मकसद से, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, गोल अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यहाँ पे वर्ड जुड़ रहा है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें एक काम करने के लिए मैंने तुम्हें बोला भाई ये काम मुझे करके दो, कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए, पैसा कम से कम लगना चाहिए, लेकिन काम बढ़िया हो, तो ये एफिशिएंटली है, ठीक है ना। इफेक्टिवली काम है कि काम टाइम पे हो, नो मैटर वट एवर इज द कॉस्ट। मतलब पैसा कितना लग रहा है नहीं फर्क पड़ता, काम टाइम से होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवली। और एफिशिएंटली कि काम टाइम से भी हो लेकिन पैसा कम से कम लगे, समझ रहे हो। तो ये मकसद होता है कि एफिशिएंटली भी हो और इफेक्टिवली भी हो, समझ रहे हो, काम टाइम से भी हो और पैसे भी हो। अब यहाँ तीन चीजें यूज हो रही थी, देखो तुम डेफिनेशन में देखोगे तो, प्रोसेस, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मतलब सीरीज ऑफ स्टेप, फंक्शन, ये सारे काम है ना, ये सारे काम क्या प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस टास्क कंप्लीट हो, मेन फोकस ये है, फाइनल रिजल्ट का टास्क कंप्लीट हो। कंपनी को 100 यूनिट टारगेट बनाना है तो गोल अचीव हो जाए, ये है एफिशिएंसी, सबसे कम कॉस्ट में हो, समझ। तो इफेक्टिवनेस टास्क पूरा हो और एफिशिएंसी कम से कम कॉस्ट में हो, ठीक है ना। फोकस क्या है कि इसमें काम कंप्लीट हो इफेक्टिव ने, और एफिशिएंसी में पैसा कम से कम लगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स अचीव हो जाए और पैसा बच जाए। बाकी मैनेजमेंट मस्ट बी इफेक्टिव, मतलब गोल पूरा भी हो, और एफिशिएंट मतलब कम कॉस्ट भी लगे। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब भाई जैसे मान लो कंपनी है, अचीव कर रही है टारगेट लेकिन पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इसमें एफिशिएंट नहीं है काम लेकिन इफेक्टिव है क्योंकि काम कंप्लीट हो गया। दूसरे में कंपनी ने पैसा तो बचा लिया लेकिन टारगेट अचीव नहीं हो पाया, तो इफेक्टिव नहीं है उसमें क्योंकि काम नहीं कंप्लीट हुआ लेकिन एफिशिएंट थी उसमें। तो दोनों चीजें करनी है मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कि मैनेजमेंट का फीचर, नेचर है कैसा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट भाई गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। भाई आपका जब गोल ही नहीं होगा तो आप मैनेजमेंट नहीं करोगे। मैनेजमेंट कब करते हो, जब आप अपना गोल अचीव करना चाहते हो। तो मैनेजमेंट में आपका फोकस गोल अचीव करना होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना चाहती है, तो मैनेजमेंट में प्लानिंग या डायरेक्शन करना ना आपको गोल्स अचीव करने में मदद करता है। जैसे एक स्कूल का गोल क्या है, अच्छा एजुकेशन देना। एक कंपनी का गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना। एक मैनेजर इंश्योर करता है कि वो जो हर बंदा है वो उसके गोल्स, जो उसने मैनेजर ने गोल बना के दिए अपने बंदों को, वो उस गोल्स के टुवर्ड्स काम करे। कोई भी मैनेजमेंट बिना गोल के नहीं होती है। हर एक्टिविटीज में कोई ना कोई गोल होता है। गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी का मेन गोल है प्रॉफिट कमाना, किसी का सर्विस कमाना, किसी का एजुकेशन, अलग अलग, ठीक है ना। तो पहला मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मतलब मैनेजमेंट में मकसद क्या है, गोल अचीव करना। दूसरा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह लागू है। ऐसा है ही नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में लागू होती हो। एक छोटे से छोटा होमवर्क करने में मैनेजमेंट है। तो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस संस्था हो, हर जगह मैनेजमेंट तो चाहिए। चाहे टॉप लेवल की बिजनेस हो या टॉप लेवल का ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लो लेवल मैनेजर, तीनों हो, सबके सब जो है बिजनेस में मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल, स्कूल, आर्मी, कंपनी, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। और मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है, मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करती। ये मैनेजमेंट लोगों की भी होती है। मैनेजमेंट लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, वर्क को, या काम ऑपरेशंस जो हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उनको मैनेज करना। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब हर संस्था क्या करती है, उसके पास एक काम है जो उसे पूरा करना है। जैसे स्कूल है तो स्कूल का काम क्या है, पढ़ाना, तो उसको मैनेज करना। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या करना, प्रोडक्शन करना, उसको मैनेज करना। तो मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ वर्क में है तो लोगों की मैनेजमेंट नहीं हो सकती, काम की भी मैनेजमेंट हो सकती है, लोगों की भी मैनेजमेंट हो सकती है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ लोगों की कैसे, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। तो यहाँ पर आप किसको मैनेज कर रहे हो, लोगों को। पहले आप किसको मैनेज कर रहे थे, काम को, है ना।
और ऐसे ही मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको मैनेज करना, जैसे कच्चे माल को कैसे बेहतर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें, वो मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, ऐसा नहीं है मैनेजमेंट एक दो जगह फॉलो होती है। लोगों को मैनेज कर सकते हो, पीपल को मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना, और सॉरी पीपल को मैनेज कर सकते हो, काम को मैनेज कर सकते हो, और काम करने का जो प्रोसेस है ऑपरेशन उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट वर्क पीपल ऑपरेशन हर जगह होती है। और अगला फीचर आता है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्यों? ऐसा नहीं है आज मैनेज कर दिया और कल सो जाओ, नहीं, मैनेजमेंट लगातार चलते रहना चाहिए। प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, और फिर दोबारा साइकिल कंटिन्यू वापस प्लानिंग पे आ जाती है। क्योंकि जब आप कंट्रोलिंग में ये देख रहे होगे क्या खोया क्या पाया, तो अगली बार के प्लान बनाने के लिए तो कर रहे होगे ताकि अगली बार दोबारा गलती ना हो। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है ना। और मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है भाई, इसमें लोग मिलके काम करते हैं, अकेले से नहीं होता। लोगों के अपने अपने अकेले जो है अलग अलग जरूरतें होती हैं, तो लोग के अपने खुद के मिलके काम करते हैं कॉमन गोल की तरह, तो उसके लिए टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ये भी एक मैनेजमेंट का कैरेक्टर है, ठीक है ना। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसे मैनेजमेंट वैसा प्लान बनाओगे। ऐसा तो है नहीं आज जो प्लान बना रहे हो 10 साल पहले भी वही प्लान बना रहे थे, नहीं। मैनेजमेंट हर रोज बदलता है, हर हफ्ते बदलता है, हर महीने बदलता है, समझ रहे हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो मैनेजमेंट को आपको नया और फ्लेक्सिबल लाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल नेचर का है, जैसा आज है जरूरी नहीं है वैसा कल रहे, फ्लेक्सिबल चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कंपनी शिफ्ट हो गई थी ऑनलाइन बिजनेस कोविड के बाद, तो उस तरीके से। और मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, छू नहीं रहे मैनेजमेंट को, महसूस कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे स्मूथ काम चल रहा हो, एम्प्लॉयज खुश हो, टारगेट अचीव कर रहा हो, तो इसका मतलब अच्छी मैनेजमेंट है। ये इसके कुछ फीचर्स थे। बाकी आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भाई मकसद क्या है मैनेजमेंट का, क्यों अचीव करना चाहते हो मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के गोल्स या टारगेट्स क्या है। तो देखो एक होता है ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब बिजनेस का जो मकसद है वो मैनेजमेंट करने का क्यों है, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, है ना। या फिर हो सकता है मैनेजमेंट क्यों करनी हो, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, या फिर मैनेजमेंट में अपने खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे करने हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे होते हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरे करके। कैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसे सर्वाइव करके बिजनेस में, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, मार्केट में सर्वाइव करना, फिर प्रॉफिट कमाना, फिर ग्रो करना। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो, है कि नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा इसको भी चाहो तो पढ़ लेना आराम से। इसमें आप अच्छा खासा कमाते हो अपनी कॉस्ट को पूरा करने के लिए। इसमें आप जैसे प्रॉफिट है, अर्न प्रॉफिट फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो एक्सपैंड बिजनेस, सेल, एम्प्लॉइज, कैपिटल। तो क्या है, कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, हमारा यहाँ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो एक कंपनी है। एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अपने पैसों के मकसद को पूरा करना, ठीक है ना। एक कंपनी है, कंपनी क्यों मैनेजमेंट कर रही है, अपने कंपनी में इकोनॉमिक पैसों के मकसद को पूरा करना, पैसों को अच्छे से मैनेज करना, कैसे सर्वाइव करना। मार्केट में कंपटीशन है, पहले धीरे धीरे कोई भी मार्केट में कंपनी आएगी सर्वाइव करना चाहेगी। एक टाइम पे जब सर्वाइव हो जाएगा तो वो चाहेगी कि वो अच्छा प्रॉफिट कमाए, और प्रॉफिट जब ठीक ठाक कमा रही है तब उसको चाहिए कि अब मैं ग्रो करूं, इस तरीके से, ठीक है ना। बाकी सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ कंपनी के, ठीक है ना। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है आपकी सोसाइटी के टूवर्ड्स, भाई किसी किसी में मैनेजमेंट लगती है पैसा कमाने के लिए, लेकिन कोई कोई मैनेजमेंट करते हैं सोसाइटी में जिम्मेदारी कैसे, अपनी अपने आप को जिम्मेदार कैसे बनाए, उसके लिए मैनेजमेंट कैसे। भाई इको फ्रेंडली मेथड यूज करो अपने आप को, रोजगार दो लोगों को। आप अगर अच्छा खासा कंपनी खोल के बैठे हो तो लोगों को रोजगार दो, लोग आएंगे आपको आपको देखेंगे, हाँ जी बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है, यहाँ पे लोगों को काम मिलता है। बेसिक फैसिलिटी अगर आपकी कंपनी स्कूल हॉस्पिटल खोल सकती है, कर सकती है चैरिटेबल के थ्रू इतना कुछ, तो लोगों के लिए करो। तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट करी आपने, कौन सी मैनेजमेंट करी, सोशल मकसद वाली मैनेजमेंट करी, ठीक है ना। फिर एक खुद की पर्सनल इंडिविजुअल मैनेजमेंट होती है। भाई मेरा मकसद क्या होगा, मैं अगर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगी मैनेजमेंट करने की। तो भाई मेरे को फाइनेंशियल नीड हो सकती है, सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, या मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, अरे देखो क्या बात है ये तो अच्छे आदमी है, इस तरीके से। या फिर मुझे फिर एक टाइम अपनी लाइफ में ग्रोथ प्रमोशन चाहिए। तो ये मेरे खुद के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। बाकी अगर मैनेजमेंट आप कर पाते हो तो मैनेजमेंट का फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट से आप क्या क्या अचीव कर पाते हो। तो मैनेजमेंट से आप अपने ग्रुप गोल्स अचीव कर पाते हो, है ना। क्योंकि मैनेजमेंट आपको एक डायरेक्शन देता है, जब आप एक प्रॉपर प्लान बनाते हो, आप मिलके काम करते हो, आपके गोल अचीव हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि पहले जब आप काम कर रहे थे तो आपकी लागत उतनी ज्यादा नहीं थी, अब आपकी लागत मतलब अब आपकी ना जो
कॉस्ट है बनाने का, जो कॉस्ट है वो कम पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब आपकी लागत जो है वो कम पड़ रही है, आपकी पैदावार ज्यादा हो रही है, कम कॉस्ट में ज्यादा माल बना पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने प्लान करा था, प्रॉपरली मैनेज करा था। और जब आप बिना मैनेजमेंट, बिना प्लान के कोई काम करोगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ढंग से प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल पाएगी, आप अच्छा जो है कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाओगे, आप पैदावार नहीं ज्यादा बढ़ा पाओगे। तो आप अगर एफिशिएंसी बढ़ाते हो तो आपकी लागत कम लगेगी, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, आप बेटर यूज करोगे संसाधनों का, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट और क्या फायदा होता है भाई, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। भाई खुद सोचो, मार्केट है या कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, अगर वो हर 10 साल या 20 साल तक भी जो काम 20 साल में कर रहे हैं वो भी आज करेगी, तो वो नहीं कर पाएगी मार्केट में ग्रो। क्यों? क्योंकि आप देखते हो डायनेमिक है, चेंजिंग है, मार्केट रोज बदल रही है। अब मार्केट रोज बदल रही है तो आपको उसको समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, और उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि आप मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट, बढ़िया मैनेजमेंट करते हो, तो आप जो आपके आसपास बदलाव आ रहे हैं उसको अच्छे से समझ पाओगे, आप कोई नई चीज का इनोवेशन कर पाओगे। क्योंकि अगर रोज चीजें बदल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि अब आपको सीढ़ियां बढ़ती जा रही हैं, आप एक स्टेप पे खड़े हो, आप यहाँ पर जैसे मान लो ये स्टेयर्स है, आप यहाँ पे खड़े हो, और अगर आप सोच रहे हो अगले 20 साल आप यहीं पे रह जाओगे, अगले 10-5 साल आप यहीं पे रह के अपने आप को खाना खिलाते रहोगे, तो ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि आप एक चीज समझो, ये एक टाइम बाद, आज के टाइम पे हो सकता है ये एक बहुत बड़ी सीढ़ी लग रही हो आपको, लेकिन एक टाइम बाद इससे ऊपर और सीढ़ियां खड़ी हो जाएंगी, तो आपको भी साइड बाय साइड अपने आप को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इससे आप अपने खुद के पर्सनल गोल्स अचीव कर सकते हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, खुद को मोटिवेशन मिलेगी, टीम स्पिरिट मिलेगी, और आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, वो काम भी अचीव हो सकता है, ठीक है ना। इससे सोसाइटी डेवलप होती है मेरे भाइयों, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तकनीक बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि जब ये सारी चीजें आपके आसपास बढ़िया मैनेजमेंट होगी तो अच्छा माल बनेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, जब मैनेजमेंट अच्छी होगी लोगों का रहने का तरीका बदलेगा, और लोग नई से नई तकनीकों का इस्तेमाल करोगे, और मेन फोकस क्या होगा कि लोग मिलके काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये लास्ट टॉपिक, जिसको जो अगले टॉपिक की स्टार्टिंग होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन हैपेंस बिटवीन पीपल, डिपार्टमेंट और एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव। जो आपका मिलके, जो एक लोग काम करते हैं, वो लोगों के बीच में मिलके काम करना, डिपार्टमेंट के बीच में मिलके काम करना, एक्टिविटीज के बीच में मिलके काम करना, मकसद के बीच में मिलके काम करना, कोऑर्डिनेशन इन हर जगह होता है। मेरे भाइयों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, दैट इज ना नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर है, किस स्वभाव की है मैनेजमेंट, उसके ऊपर बात करेंगे। ध्यान से समझना, हम मैनेजमेंट को 3 तरीके से समझेंगे इस टॉपिक में। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सपोज तुम्हें जो है एक सेम मैगी की रेसिपी दे दी, सेम इंग्रेडिएंट दे दिया, सेम गैस स्टोव दे दिया, 5 लोगों को। सवाल है क्या सबकी मैगी सेम बनेगी? हाँ? नहीं ना। क्यों? इवन खुद की भी बना लो 2 बार में, आज बना लो फिर उसके बाद कल परसों बना लो, सेम टेस्ट नहीं आएगा, कभी हो जाएगा पानी ज्यादा, कभी क्या। बिकॉज हर किसी के पास अपनी खुद की अलग स्किल्स है, अलग कलाकारी है, अलग तरीके का बनाने का तरीका है, इसे ही कहते हैं आर्ट। और यहीं पे हम समझेंगे मैनेजमेंट एज आर्ट को। लेकिन पहले आर्ट समझ में आनी चाहिए कि आर्ट क्या होती है। कहता है इसको मैनेजमेंट से कनेक्ट करो। हर मैनेजर जो होता है वो स्टडी करता है सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मतलब मैनेजर जो है, मैनेजर क्या करता है, सारे प्रिंसिपल्स जो देखो मैनेजमेंट करना है, किसी चीज को मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए वो प्रिंसिपल्स तो सबके लिए सेम है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम तीनों मैनेजर हो, तुम्हारे लिए सेम प्रिंसिपल्स है, सेम किताब पढ़ोगे, सेम थ्योरी याद करोगे। लेकिन हर मैनेजर जो है ना, हर सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करेगा। इसीलिए मैनेजमेंट जो है ना, उसको आप एक आर्ट के तौर पर समझ सकते हो कि मैनेजमेंट एक कला है। क्यों? पढ़ सब सेम रहे हो, लेकिन परफॉर्म हर इंसान अपने अलग क्रिएटिविटी, स्किल्स, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग करता है। तो आर्ट क्या होती है मेरे भाइयों? आर्ट मतलब स्किलफुल या पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब तुम्हारे पास सबसे पहली चीज तो एक एग्जिस्टिंग नॉलेज, तुम्हारे पास एक ज्ञान है, उसको तुम पर्सनली कैसे अप्लाई करते हो। क्या हर इंसान सेम अप्लाई करेगा? नहीं। और वही पर्सनल स्किलफुल नॉलेज होनी चाहिए जिससे तुम जो भी रिजल्ट अचीव करना चाहते हो वो पूरा करो। मतलब तुम्हारे पास नॉलेज हो किसी चीज की, स्किल्स हो, और कलाकारी होनी चाहिए उसमें। क्योंकि जब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो आर्ट हर किसी के हिसाब से अलग नहीं होगी। मान लो तुम्हारे पास ज्ञान है और सिर्फ ज्ञान है, तो तुम तीनों सेम हो, लेकिन उस ज्ञान को तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, क्या स्किल्स होंगी, क्या क्रिएटिविटी होंगी,
अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक टॉपिक दे दूं और कहूं बेटा इन तीनों मुझे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, तीनों उसको समझने की कोशिश करोगे। अब वो टॉपिक तो सेम है, बट डिपेंड करता है कौन कैसे उसको मुझे प्रेजेंट करेगा, समझाएगा। वहां पर क्या हो जाएगी वो आर्ट, कलाकारी, है ना। तो आर्ट सिर्फ थ्योरी नहीं होती, आर्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरी याद कर दिया समझा दिया, नहीं, इसके अंदर तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, एक्सपीरियंस लगता है इसके अंदर, और तुम्हारी कलाकारी होनी चाहिए, और तुम्हारा खुद का पर्सनल स्टाइल होना चाहिए। जैसे कुकिंग, एवरी शेफ कुक डिफरेंटली, हर इंसान अलग खाना बनाता है। सिंगिंग, एवरी सिंगर हैज अ यूनिक वॉइस। क्रिकेट, एवरी कैप्टन हैज अ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। टीचिंग, हर टीचिंग का भाई अपना अलग एक्सप्लेन करने का तरीका है। डांसिंग, हर डांसर अपना अलग परफॉर्म करता है, अलग ठुमके होते हैं हर किसी के। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है भाई। क्यों? क्यों मैनेजमेंट को एक आर्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो मैनेजर होते हैं वो अपनी ज्ञान का पूरा प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, अप्लाई करते हैं पर्सनल स्किल्स, ठीक है ना, क्रिएटिव डिसीजन लेते हैं, और सिचुएशन को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। बस कोई भी पूछे तुमसे मैनेजमेंट एक आर्ट है, तो तुम बोलना हाँ मैनेजमेंट एक आर्ट हो सकती है, मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। तो आर्ट क्या होती है? आर्ट मतलब कला, किसी के पास किसी चीज का ज्ञान है और उस ज्ञान को वो कैसे तुम्हारे सामने परफॉर्म करके दिखा रहा है, वो आर्ट है। तो क्या मैनेजमेंट में भी आर्ट लगती है? तुम कहोगे हाँ, सबको सेम ज्ञान मिलता है, लेकिन वो किस तरीके से परफॉर्म करके दिखा रहा है, मैनेजमेंट कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, वो कहलाता है, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट एज आर्ट, ठीक है ना। अब क्रिकेट का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, MS धोनी, काम डिसीजन मेकर, हैंडल प्रेशर साइलेंटली। तो जैसे अब आपको पता है कि धोनी एज अ कैप्टन बड़ा ही काम कैप्टन है, बहुत ही शांत स्वभाव, है ना। लेकिन वहीं पे विराट कोहली देखते हैं हम, थोड़ा एग्रेसिव स्टाइल है। वहीं रोहित शर्मा थोड़ा बैलेंस्ड है ना। तो सबका अपना अलग तरीका है, सब कैप्टन है, सबको क्रिकेट के रूल पता है, लेकिन हर किसी का लीडरशिप अलग है। और ये पर्सनलाइज हैंडलिंग ही आर्ट कहलाता है। और सेम मैनेजमेंट, अब वो इसको सब छोड़ो ना, वो लोग को ये कला है कैप्टनसी भी एक करना। अब कौन कैसे सिचुएशन हैंडल कर रहा है, कौन कैसे मैनेजमेंट कर रहा है, कैसे टीम को संभाल रहा है, ये उसकी कला है, और वो मैनेजमेंट लगा रहा है इसमें। तो मैनेजमेंट में कला लगा रहा है, तो अपनी कला को मैनेज कर रहा है, जो भी उसको आता है तरीका। तो वो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। तो फीचर क्या होते हैं आर्ट के? देखो, फीचर ऑफ आर्ट, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखो इस चीज को समझो, पहले आप ये समझो कि मैनेजमेंट एक कला है या नहीं है, पहले ये चीज समझो। हाँ देखो, एवरी आर्ट इज बेस्ड ऑन सम थ्योरेटिकल नॉलेज। कोई भी कला होगी तो देखो, कला इंसान के अंदर जब ही होती है जब उसको थोड़ा बहुत किसी चीज का ज्ञान हो, नॉलेज हो। कोई भी कला जो है वो रैंडमली नहीं आती। जैसे म्यूजिक, उसका कुछ रूल है। डांस कुछ टेक्निक है, सीखना पड़ेगा, है ना। एक्टिंग कुछ मेथड है, कुछ तरीका है। पेंटिंग, कुछ भी करना हो तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें आनी जरूर चाहिए। सेम मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल ज्ञान है। अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट में आप देखते हो बहुत सारे प्रिंसिपल है। जैसे अगर मान लो किसी को मार्केटिंग करनी है, अपना माल बेचना है, बनाना है, हर चीज करनी है, तो इसके लिए कुछ थ्योरी है, कुछ कंसेप्ट हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। फाइनेंस, पैसा मैनेज करना है, उसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट है, थ्योरी है, याद करनी पड़ेगी। एज अ थ्योरी आप पढ़ते हो। HR पढ़ना चाहते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंसान को, आपके यहाँ पे एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करना है, कैसे बढ़िया इंप्रूव करना है। लीडरशिप, मोटिवेशन देना, प्लानिंग करना, हर चीज में कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट तो लगती है, और इसकी एक थ्योरी होती है कहीं ना कहीं। मैनेजमेंट आपको स्कूल, कॉलेज, MBA के इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज में सिखाई जाती है। तो इसलिए मैनेजमेंट जो होती है ना, वो एक तरीके से ये आर्ट का फीचर पूरा करती है। क्या आर्ट का फीचर? कि मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। आप पढ़ते हो क्या आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको ज्ञान लेना पड़ता है थ्योरी का? आप कहोगे हाँ। क्या मैनेजमेंट में भी आपको ज्ञान लेना पड़ता है? आप कहोगे हाँ। तो इसका मतलब मैनेजमेंट किस वजह से आर्ट हो सकती है? थ्योरी की वजह से, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इस वजह से। जैसे मान लो एक गिटारिस्ट है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता बस ऐसे कोई दड़दड़ दड़दड़ बजा के। उसको कॉर्ड समझने पड़ेंगे, रिदम समझने पड़ेंगे, टेक्निक समझनी पड़ेगी, फिर मैथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सब चीजों की। सेम मैनेजर भी क्या करते हैं? मैनेजर भी इन सब चीजों को प्लान करके तरीके से चीजों को चलाते हैं, और फिर ये आर्ट बन जाती है। दूसरा, देखो दूसरा फीचर क्या कहता है। पहला फीचर कि अगर आप मैनेजमेंट को एज एन आर्ट देखते हो तो आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है।
क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? हाँ। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब तुम्हें किस चीज का ज्ञान हो गया, तुम्हें तीनों को है, तुम अपने अलग तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे, ये कहलाती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। भाई हर इंसान है, थ्योरी नॉलेज को उठाएगा और अपने स्किल, एक्सपीरियंस, दिमाग, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अलग बनेगा। सिंगर अरिजीत सिंह, सोनू निगम सेम गाने जो है गाएं, क्या वो सेम फील होगा? नहीं, आवाज फर्क आएगा, एक्सप्रेशन अलग होगा, प्रेजेंटेशन अलग होगी, लेकिन थ्योरी तो सेम है, गाना तो सेम है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग है। तो मैनेजर भी यही काम करते हैं मेरे भाई। हर मैनेजर अलग सोचता है, अलग मोटिवेट होता है, अलग सिचुएशन हैंडल करता है, एम्प्लॉयज को अलग अलग प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से दूर करता है। जैसे स्टीव जॉब, रतन टाटा, इलॉन मस्क। रतन टाटा रतन टाटा का अलग लीडिंग स्टाइल, अब इलॉन मस्क, तो वही हर किसी का, वही उसका जो रिस्क टेकिंग स्टाइल है, तो हर किसी का अपना अलग तरीका है। तीसरा फीचर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मतलब मैनेजमेंट डिपेंड करती है प्रैक्टिस और तुम्हारी कलाकारी के ऊपर। और सेम कला है, तुम अपनी कला को बेहतर करना चाहते हो तो तुम उस पर बार बार प्रैक्टिस करोगे और कुछ नया स्टाइल ट्राई करोगे, तो प्रैक्टिस होगी, क्रिएटिविटी आएगी। और सेम मैनेजमेंट में भी यही चीज होती है। आर्ट जो होती है वो प्रैक्टिकल नेचर की है। एक इंसान जो है वो बेटर कैसे होता है? रेगुलर प्रैक्टिस करके, चीजों को महसूस करके, क्रिएटिविटी ला के, एक्सपीरियंस करके। बेस्ट एग्जांपल गिटार। क्या इंसान जो है सिर्फ किताब पढ़ के गिटार को बजा लेगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने हाथ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हैंड मूवमेंट को, रिदम समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसे फिर मिलेगा। और सेम मैनेजर भी यही है, क्योंकि आप मैनेजमेंट जब पढ़ते हो ना, तो मैनेजमेंट में भी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मेरे भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, है ना। एम्प्लॉय डीलिंग, कैसे आप अपने एम्प्लॉय को डील कर रहे हो, डिसीजन लेना, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रेशर को हैंडल करना, ये सारी चीजें। तो पहला फीचर हमने पढ़ा मैनेजमेंट एक एज अ आर्ट को थ्योरेटिकल नॉलेज, और सेम मैनेजमेंट में भी वही चलती है। फिर दूसरा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में हमने क्या पढ़ा? दूसरा फीचर पर्सनली अप्लाई करना, और तीसरा हमने पढ़ा प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। बस, तो मैनेजमेंट एज आर्ट आप इसको समझ सकते हो। इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनल स्किल है, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। और एक मैनेजर जो है वो सक्सेसफुल सिर्फ जो है इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे मैनेजमेंट आती है, क्योंकि उसे पता है कैसे मैनेजमेंट करनी है, तो वो सक्सेसफुल होता है। अब समझेंगे मैनेजमेंट एज साइंस को, ठीक है ना। मैनेजमेंट एज साइंस समझते हैं। मैनेजमेंट एज आर्ट जब आपको एक्सप्लेन करने हो, तीन चार कीवर्ड्स याद रखना। क्या? पर्सनल एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, स्किल्स, और थ्योरेटिकल नॉलेज। भाई देखो, आर्ट समझनी है, आर्ट कोई कला, कला में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, हाँ, ज्ञान, थ्योरेटिकल ज्ञान है आपको। उसके साइड बाय साइड आप ये कह सकते हो, थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ साथ, थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ साथ आप पर्सनली अप्लाई करते हो अपनी अलग चीज, अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स के ऊपर। सेम मैनेजमेंट में भी यही होता है, ये बात एक्सप्लेन करनी है, बात खत्म, बस इतना ही एक्सप्लेन करना है। मैनेजमेंट एज साइंस देखोगे तो देखो, ध्यान समझना, जैसे मान लो तुमने एक सेब को ऊपर फेंका, क्या होगा? सेब को ऊपर आम फेंका, क्या होगा? नीचे ग्रेविटी। और ये सेम चीज कहीं हर जगह लागू हो गया, ऐसा तो है नहीं कहीं लागू ना हो। तो साइंस ऐसा क्यों है कि हर जगह ये चीज मानी गई कि सेब ऊपर फेंकेंगे नीचे गिरेगा? क्योंकि साइंस में क्या है ना, अब हम आर्ट समझ रहे थे, आर्ट था कला, हर इंसान अपने अलग तरीके से अप्लाई करेगा, थ्योरी है अपने तरीके से अप्लाई करेगा। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस बनती कैसे है? साइंस में कुछ जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिस्टमेटिक है, लॉजिक है उनके पीछे कि ये ऐसा है तो है, क्या लॉजिक है, ये है, टेस्टेड रूल्स हैं। कोई चीज ऐसी क्यों है, वो ऐसा ही सोच के नहीं बनाई गई कि किसी चीज को हमने ऐसे ही बना दिया तो कि हाँ जी ऐसे मन कर रहा होगा तो ये है वो है, नहीं, टेस्ट करी गई है बार बार। और किसी चीज को क्या करने से उस पर क्या फर्क पड़ता है, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या मैनेजमेंट में भी सेम प्रिंसिपल है साइंस, मतलब क्या हम मैनेजमेंट को भी साइंस के तौर पर देख सकते हैं? तो समझते हैं इस बात को। आंसर है कि हाँ देख सकते हो, लेकिन कुछ हद तक। यानी कि मैनेजमेंट एज साइंस देखी जा सकती है, मगर कुछ हद तक। कैसे? साइंस का मतलब समझो।
साइंस में एक प्रॉपर सिस्टमेटिक नॉलेज होती है जो किस चीज पे आधार होती है, प्रिंसिपल्स पे, रूल्स पे, या फिर एक्सपेरिमेंट पे, या आपने कुछ चीज महसूस करी हो और उसका कॉज और इफेक्ट रिलेशन हो। मतलब साइंस क्या है? साइंस टेस्टेड प्रिंसिपल है और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। साइंस एक्सप्लेन करता है क्यों कोई चीज होती है और कैसे होती है, ठीक है ना, और उसका परिणाम क्या होता है। अब जैसे मान लो रियल लाइफ में हम क्या देखते हैं, अगर एप्पल नीचे गिरा तो क्यों गिरा, तो उसमें साइंस की प्रिंसिपल है, ग्रेविटी की वजह से गिरा। अगर पानी 100 डिग्री पे उबल रहा है तो वो हीटिंग प्रिंसिपल है, उससे पहले नहीं उबलेगा और उसके बाद 101 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा। एक्सरसाइज से आपकी फिटनेस बढ़ती है, बॉडी साइंस है ये। प्लांट को सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस है ये। मेडिसिन से आपकी बीमारी दूर हो जाती है, मेडिकल साइंस है। और ये सारी चीजें जो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, टेस्टिंग और सिस्टमेटिक नॉलेज पे होती है। तो अब हम मैनेजमेंट एज अ साइंस समझेंगे। क्या हम मैनेजमेंट को भी एक साइंस के तौर पर देख सकते हैं? तो सवाल था कि हाँ, कुछ हद तक देख सकते हो। जैसे बोलता है मैनेजमेंट को साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो प्रिंसिपल्स हैं। क्या मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स होते हैं? हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल, आपने सुने होंगे, है ना। हेनरी फेयोल, इनके बारे में सुना होगा, या FW टेलर के बारे में सुना होगा। मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरी होती है, मैनेजमेंट के अंदर भी चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, और मैनेजमेंट में भी कॉज और इफेक्ट रिलेशन है। कॉज इफेक्ट मतलब ये करो तो ये होगा। मैनेजमेंट में आप प्लानिंग पढ़ते हो, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हो, मोटिवेशन, लीडरशिप, एम्प्लॉय का बिहेवियर, डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, ये सब पढ़ते हो। और ये सब आपको यहाँ इन जगहों पर सिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि भाई ये चीजें आपको अलग से, मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है वो संस्थाओं में सिखाए जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट को आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट का भी एक साइंटिफिक नेचर है, ठीक है ना। और अब आप ये समझोगे कि कैसे हम मैनेजमेंट एज साइंस हम देखते हैं। सबसे पहला सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे वहां हमने पढ़ा था थियोरेटिकल नॉलेज, मैनेजमेंट एज आर्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो साइंस में अपनी खुद की एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, और वो कोई ऐसा नहीं कोई कोई रैंडम जानकारी हो। फिजिक्स की, जैसे फिजिक्स है तो उसके खुद के अपने लॉ है ना, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। केमिस्ट्री में अपने खुद के फॉर्मूला है, बायोलॉजी में अपने खुद के कुछ कंसेप्ट है। हर चीज प्रॉपरली अरेंज करी जाती है और पढ़ी जाती है। अब मैनेजमेंट में कैसे, ये साइंटिफिक कैसे चीज लगेगी? कहता है मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक नॉलेज है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में भी आप रूल पढ़ते हो कि सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या होती है, प्लानिंग होती है। मैनेजमेंट में भी लीडरशिप चाहिए, मैनेजमेंट में भी मोटिवेशन चाहिए, स्टाफ मतलब स्टाफिंग मतलब भर्ती करना सही बंदे को सही जगह पर, कम्युनिकेशन बातचीत करना कि हमारा क्या बिजनेस सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, डिसीजन लेना। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें रिसर्च किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोफेशनली पढ़ाया जाता है। मतलब जैसे साइंस है, साइंस में आपने फिजिक्स के कुछ लॉ पढ़े कि भाई ऐसा होगा, ऊपर सेब गिराओगे नीचे आएगा, ग्रेविटी है, ये सब लॉ पढ़े। वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या हुआ, कुछ कुछ पुराने टाइम पे कुछ कुछ फैक्ट्रियों के वर्करों ने, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या करा ना, अपनी फैक्ट्रियों में एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करे। कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 एम्प्लॉय भरे और उनसे काम करवाया। उनको ही चेक करा टाइम टू टाइम कि ऐसा मैं इनके लिए क्या करूं जिससे ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दे, सबको कितना कितना टाइम में काम करवाऊं, कैसे मैनेज करूं, कैसे उन्हें खुश रखूं, कैसे उन्हें काम की तरह मोटिवेट करूं। मैंने 1-1.5 साल इस पे काम किया, और मुझे फिर कुछ ना कुछ चीजें एक्सपीरियंस हुई होंगी, महसूस हुई होंगी। मैंने उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करे और मेरे कुछ डिसीजंस या कंक्लूजन निकले होंगे। तो वो क्या बन जाता है, वो मेरे प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। आगे जाके मैं अपनी खुद की किताब छापूंगा और कहूंगा कि देखो मैंने इतने बड़े लेवल पे मैनेजमेंट करवाई और मैंने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि देखो मैनेजमेंट ऐसे होती है। ये क्या हुआ, मैनेजमेंट एज साइंस बन गई, है ना। अब MBA स्टूडेंट है, वो सिर्फ जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो HRM पढ़ रहा है। HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अपने एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करे, कितना बढ़िया स्किल्स लाए उसके अंदर। मार्केटिंग पढ़ता है, फाइनेंस पढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ता है। तो ये बताता है कि मैनेजमेंट में भी आप प्रॉपर नॉलेज लेते हो तरीके से, ऐसे नहीं मुंह उठा के कुछ भी काम कर लो। अब एक देखो मैनेजमेंट करने को तो एक आम आदमी भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर हम बड़ी कंपनी खोलेंगे तो हम प्रॉपर मैनेजर रखेंगे जिसको इस चीज का प्रॉपर ज्ञान हो, जिसको ये चीजें हैंडल करनी आती हो, फिर उसको तुम सैलरी देना प्रेफर करोगे, जो मैनेजर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक खुद की
उसने ये सारी चीजों का ज्ञान लिया है और अब वो अच्छे से इस चीज को मैनेज कर पाएगा। एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो एक मोबाइल कंपनी है, वो स्टडी करेगी क्या अपने कस्टमर का बिहेवियर, डिमांड देखेगी मोबाइल कंपनी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखेगी, और फिर प्रॉपर R&D करेगी, रिसर्च एंड क्या कहते हैं डेवलपमेंट करेगी, या तो रिसर्च एंड डाटा लिखा है, और फिर इस नॉलेज को वो यूज करके साइंस के तौर पर लागू करेगी। ये सिंपल सी बात है, प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा करोगे डिमांड कम होगी। तो ये रूल्स लॉ बना है ना, ये तो हर जगह एप्लीकेबल है। हाँ, डिपेंड करता है किसी कंज्यूमर की सिचुएशन पर, अमीर है तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे तुम मैनेजमेंट एज अ साइंस फॉलो कर सकते हो। यानी कि मैनेजमेंट अगर हम साइंस के रूप में देखें तो साइंस में पूरी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, पूरा तरीके से थ्योरी बनाई है, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी थ्योरी बनाई है। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसी थ्योरी है? आप कहोगे हाँ, मैनेजमेंट में भी ऐसी थ्योरी है, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे हैं, ऑब्जर्व करी है और फिर अपनी थ्योरी बनाई है। तो साइंस के अंदर भी हम थ्योरी पढ़ते हैं और मैनेजमेंट के अंदर भी हम थ्योरी पढ़ते हैं। दूसरा फीचर क्या है ये हम समझेंगे, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब जो भी रूल या थ्योरी बनाई गई है वो एक्सपेरिमेंट पे बनाई गई है, ठीक है ना, किस पे बनाई है? एक्सपेरिमेंट पे बनाई है। अब साइंस है, साइंस की जो भी कोई चीजें हैं वो ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, टेस्टिंग करके, बार बार रिपीट करके और सेम रिजल्ट आया तब जाके एक रूल बन गया, ठीक है ना। न्यूटन ने जो एप्पल को देखा पेड़ से गिर रहा है, ऑब्जर्व करा और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिया। अब मैनेजमेंट में ये चीज कैसे चलती है? देखो, मैनेजमेंट में भी हम चीजों को महसूस करते हैं कि हमारा एम्प्लॉय अगर हम उसको ज्यादा पैसा दे तो कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं हम और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हमारी कंपनी के अंदर, और इससे हम महसूस करते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है वो कैसा है, कैसी प्रोडक्टिविटी आ रही है, कितना मोटिवेटेड है, कितना टीम वर्क कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस होती है। सपोज एक कंपनी नोटिस करती है कि एम्प्लॉयज को अगर हम अप्रिशिएट करें तो वो बढ़िया काम करके देते हैं, तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन बार बार देखा तो कंपनी ने एक थ्योरी बना दी, मोटिवेशन का प्रिंसिपल बना दिया कि लोगों को खुश करो वो अच्छा काम करें, खुश करो अच्छा काम करें, ये रूल बन गया। साइंस में भी यही है कि लाइट ऑन करो तो मतलब खटका दबाओ तो लाइट ऑन, खटका दबाओ तो लाइट ऑन। तो वैसे ही इसमें भी रूल बना दिया कि खुश करो तो अच्छा काम, खुश करो तो अच्छा काम, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, जो मैनेजमेंट के जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो प्रॉपरली ऐसे लैब में नहीं करे, जैसे साइंस के तो एक्सपेरिमेंट प्रॉपर लैब में करे जाते हैं, बिकॉज इसके अंदर इंसान आ जाते हैं अब मैनेजमेंट में। और इंसान अब एक एक्सपेरिमेंट है भाई। फॉर एग्जांपल तुम पानी के अंदर चीनी डालोगे तो पानी कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, होएगा ना खट्टा, मीठा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है साइंस तो भाई, जब भी पानी के अंदर चीनी डालोगे मिठास ही आएगी। लेकिन लेकिन अगर तुम इंसान की बात करोगे तो वहां थोड़ा अलग है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है चीजें, हर इंसान अलग है। यानी कहने का मतलब है हर घर में लड़का पैदा हो तो जरूरी नहीं है कि वो आगे जाके मर्द ही बने, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कल को बहुत सारे लड़के हैं ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, अपना लड़की बन जाते हैं, हिसाब किताब चेंज करके। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये क्या हुआ, ये मैनेजमेंट का हिसाब से समझ लो कि मैनेजमेंट एज साइंस ये है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पानी के अंदर आप चीनी डालोगे तो नमकीन पानी बन जाएगा, वो हमेशा मीठा ही रहेगा, ठीक है ना। जो मीठा है तो मीठा ही रहेगा। समझ पा रहे हो मेरे भाई? मतलब साइंस और मैनेजमेंट में एक फर्क है। क्या फर्क है बताओ? कि साइंस जैसी है वो हमेशा वैसी रहेगी, जो थ्योरी नॉलेज लगाई है वो हमेशा वही रहेगी। एक पॉइंट पे ऐसा है जहां मैनेजमेंट इंसान पे डिपेंड करती है, तो पर्सन टू पर्सन वो चेंज हो सकती है। तो मैनेजमेंट एज साइंस एक जगह पे फेल होती है, एक डिफरेंस आ जाता है। एक टीचर का मेथड हो सकता है परफेक्टली काम करे सेक्शन ए में लेकिन फेल कर जाए बी में, बिकॉज स्टूडेंट अलग थे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एग्जैक्ट फिजिकल फॉर्मूला, फिजिक्स के फॉर्मूले की तरह नहीं है। तो अगर आप दूसरा फीचर पढ़ोगे, हम दूसरा फीचर की बात कर रहे थे ना कि प्रिंसिपल बेस्ड है पर्सनल एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो आपके पर्सनल एक्सपेरिमेंट है, जो आपके पर्सनल एक्सपेरिमेंट है वो जरूरी नहीं है। साइंस में तो चीजें बिल्कुल लॉ के तरीके से चलती है, कभी अलग नहीं हो सकती, लेकिन मैनेजमेंट में चीजें अलग हो सकती है पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आगे यूनिवर्सल वैलिडिटी देखो, साइंस का प्रिंसिपल हर जगह सेम कंडीशन में काम करता है, जैसे ग्रेविटी हर जगह काम करेगा। लेकिन मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है
कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह सेम काम नहीं करते। भाई मान लो एक थ्योरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी इन बाहर से आए हैं, ये बहुत ज्यादा खेल कूद करके, इन्हें नींबू पानी पिलाओ, तो तुम क्या करोगे, तुम पानी में चीनी मिलाओगे, पिलाओगे, ठीक है, और इससे इनकी थकान जायज बात है दूर होगी। जब आप पानी में चीनी डालोगे तो वो खट्टा तो होगा नहीं, मीठा पानी ही बनेगा। तो इसमें हुआ क्या, चलो मान लो रेहान को पिला दिया मीठा पानी, मीत को बोला कि जाओ इनको मीठा पानी पिलाओ, ठीक है, मीत को बोला कि जाओ रेहान को मीठा पानी पिलाओ। अब ये जाएगा तो ये पानी में क्या मिलाएगा, चीनी, है कि नहीं। तो इससे फिर ये हो गया हिसाब किताब। अब एक चीज समझो, कहने का मतलब यहां पर यह है कि मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम है एज अ साइंस। आप पानी में चीनी डालोगे तो हमेशा मीठा पानी बनेगा, ये चीज बेसिक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट में भी सेम यही चीज हो। रूल्स हैं आपके पास, अप्लाई करो, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मीट है, पीछे वाली लाइन और आगे वाली लाइन, मीट ये स्ट्राइक पे चले गए, आगे वर्कर पीछे वर्कर, इन्होंने आगे वर्करों को समझा दिया कोई बात नहीं हम आपको पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 प्रिंसिपल लगाए मैनेजमेंट के, सब मान गए, खुश हो गए। मीट मीत ने कहा पीछे फिर दिक्कत हुई, कहा जाओ पीछे फिर संभालो, मीत गया, सबने तमाचा मार के भगा दिया मीत को, मान लो फॉर एग्जाम्पल पिटाई करके भेज दिया, बोले चल ऐसे भेज दिया। अब ये बोलेगा भैया प्रिंसिपल्स तो 4 ही लगाए लेकिन फॉलो नहीं हुए, क्यों, यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की नहीं है, अप्लाई तो करोगे बट जरूरी नहीं है आउटकम सेम हो। लेकिन साइंस, करंट देना हो आगे बच्चों पीछे बच्चों को सबको सेम ही करंट लगेगा, यूनिवर्सली वैलिडिटी है उसकी। लेकिन मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, कल्चर, लोग, एनवायरमेंट, सिचुएशन, एम्प्लॉय के बिहेवियर सब अलग होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट लीडरशिप स्टाइल, जैसे स्ट्रिक्ट लीडरशिप स्टाइल होता है वो आर्मी में काम करेगा लेकिन कंपनी में भाग जाएंगे लोग छोड़ के, बोले भगा हमारा घर परिवार है, कोई मजबूरी थोड़ी ना, कहीं और काम कर लेंगे। तो एक मैनेजर सक्सेसफुल होता है इंडियन कंपनी में, जरूरी नहीं है वो फॉरेन कंपनी में फेल हो, क्यों क्या कहते हैं सक्सेस करे, क्यों, क्योंकि भाई उसका कल्चर, एम्प्लॉय और वर्किंग स्टाइल अलग हो सकता है बाहर जाके। तो इसलिए ये चीज समझो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल की ना जो जनरल वैलिडिटी जरूरी नहीं है हो, लेकिन हाँ एक वैलिडिटी होती है, लागू कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूरे यूनिवर्स में सेम लागू हो। तो मैनेजमेंट को तुम क्या परफेक्ट साइंस कहते हो, नहीं, मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस कहलाती है। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन समझते हैं मेरे भाई। प्रोफेशन क्या होता है तुम्हें पता है, प्रोफेशन मतलब कोई भी पेशा, है ना भाई, कोई भी इंसान जो एक पर्टिकुलर फील्ड में उस चीज के वहां से सर्टिफिकेट ले और वो लोग उसे कहे कि हाँ जी इसने हमारे यहाँ से ये पर्टिकुलर डिग्री ले ली है, वो आपका प्रोफेशन। जैसे एमबीबीएस करते हो, लॉ की डिग्री आप करते हो, बार काउंसिल से आपको प्रॉपरली मिलता है कि हाँ जी ये बंदा अब लॉयर बन सकता है। तो क्या मैनेजमेंट को आप प्रोफेशन देख सकते हैं, क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, प्रोफेशनल लोग करते हैं। तो क्या कोई भी इंसान डॉक्टर बन सकता है बिना एमबीबीएस करे, आप कहोगे नहीं। क्या कोई भी इंसान लॉयर बन सकता है बिना डिग्री के, आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं बन सकता भाई, आपको भी उस ऑर्गेनाइजेशन से उसे डिग्री लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो प्रोफेशन है इनके लिए स्पेशल एजुकेशन चाहिए रहती है, ट्रेनिंग, इनके खुद के रूल्स जो वो संस्थाएं बना के देती हैं, प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन चाहिए ना। अब एक सवाल करो, क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपनियां बड़ी होती हैं, कंपनी में काम करना बहुत ही कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मुश्किल होते हैं, ट्रेन्ड मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है फिर। तो अब हम समझते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो पहले प्रोफेशन समझो, प्रोफेशन एक ऐसी ऑक्यूपेशन जहां पर स्पेशल नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और वहां का एथिकल रूल फॉलो करके सर्विस देते हो आप। सिंपली मतलब प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग और सर्विस के साथ आप प्रोफेशनल बनते हो। डॉक्टर, एमबीबीएस, लॉयर, एलएलबी, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, आईसीआई कराती है, टीचर बीएड का कोर्स करता है तभी बनता है, पायलट पायलट की ट्रेनिंग लेता है। ये प्रोफेशनल्स, प्रोफेशन में आपको ट्रेनिंग मिलती है, रूल्स होते हैं, क्वालिफिकेशन, एथिक्स होता है। क्या मैनेजमेंट में ये सारे फीचर आते हैं। आप इन स्टडी इन सब चीजों को पढ़ने से पहले समझो कि प्रोफेशन को एक वन बाय वन समझो। अब रिलेट करेंगे हम।
तो प्रोफेशन में हमने पढ़ा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक पर्टिकुलर चीज का आपको अच्छा सा ज्ञान होता है। हर प्रोफेशन में आपको नॉलेज दी जाती है, प्रॉपर कंसेप्ट, थ्योरी, टेक्निक, ये नॉलेज आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जाती है। बेस्ट एग्जांपल जैसे डॉक्टर को ये क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स होते हैं, हाँ, थ्योरीज होती हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, टेक्निक होती हैं। ये सब कहाँ पढ़ाई जाती है? एमबीए के कॉलेजेस में, आईआईएम। जैसे आईआईटी होता है ना, वैसे ही आईआईएम होता है, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और सबसे बड़ा इसमें मेरे ख्याल से अहमदाबाद में है सबसे बड़ा। बिजनेस के स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये सब चीजें प्रॉपरली मैनेजमेंट में होती है। तो कंपनी प्रेफर करेगी ना उस बंदे को जो एमबीए ग्रेजुएट हो, कंपनी उस बंदे को देखेगी ना जो प्रॉपरली प्रोफेशनली ट्रेन करा हुआ मैनेजर हो। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। तो कंक्लूजन क्या है कि मैनेजमेंट फुलफिल करती है फीचर ऑफ वेल डिफाइंड बॉडी, यानी कि प्रोफेशन में आपको किसी पर्टिकुलर चीज का स्पेशलाइज नॉलेज, ज्ञान होता है। तो क्या मैनेजमेंट में उस चीज की जरूरत है? देखो, प्रॉपरली तो जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आप एक अच्छा डिसीजन मेकिंग ये सब ऑब्वियसली ये तो होता है इसमें भी, ठीक है। दूसरा आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एक प्रोफेशन में एंट्री इतनी अलाउ नहीं है, रेस्ट्रिक्ट है। मतलब भाई जब क्वालिफाई होगा वही तो करेगा। डॉक्टर जिसके पास एमबीबीएस वो बनेगा, उसके अलावा तो कोई नहीं बन सकता ना। लॉयर, एलएलबी, बिना क्वालिफिकेशन के एंट्री अलाउ नहीं है। तो अब इसको मैनेजमेंट में देखते हैं, क्या मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है? आंसर है नहीं। मैनेजमेंट में कोई ये नहीं बोलेगा भाई तूने मैनेजमेंट की डिग्री नहीं करी, चला हट, नहीं। बिकॉज मैनेजमेंट में आप बिना एमबीए करे, बिना मैनेजमेंट डिग्री करे मैनेजर बन सकते हो, समझ रहे हो? बेस्ट एग्जांपल, एक शॉप ओनर का लड़का है, वो मैनेजर बन जाए डायरेक्टली, अपने बिजनेस को मैनेज करे। कौन आया? तो कंपलसरी एमबीए जरूरी है क्या उसके लिए? बताओ, उसके लड़के को एमबीए कराएगा वो कि नहीं? बेटा मेरे को तेरे को दुकान पे रखना है, तू एमबीए करके आ, पहले आजा बेटा, कल से संभाल। एक बढ़िया सेल पर्सन एक कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर बन सकता है बिना मैनेजमेंट डिग्री करे। कला होनी चाहिए, अच्छा करता लगा दो, ये थोड़ा ना बोलो जाके डिग्री लेकर आ, नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजमेंट एजुकेशन जो होती है ना, वो हेल्प तो करती है बट जरूरी नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट जो होती है ना, वो ये फीचर को तो सेटिस्फाई नहीं करती। तीसरा आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब आप पता है हर प्रोफेशन एक पर्टिकुलर संस्था आपको देती है, जैसे बार काउंसिल एलएलबी का, आईसीएआई सीए का देती है, रेगुलेट करती है मेंबर को, कुछ रूल्स होते हैं, सर्टिफिकेट देती है, जैसे लॉयर को बार काउंसिल, सीए को आईसीआई, डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल। क्यों? आपको पता है यही संस्था का काम है इनको काम करना। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसी कोई संस्था है क्या? हाँ है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये आपके लिए मैनेजमेंट एजुकेशन करती है, सेमिनार रखती है, प्रोफेशनली आपको डेवलप करने के लिए लेती है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि AIMAI मतलब AIMA आपको ज्वाइन करना जरूरी थोड़ा है। सीए क्या बिना आईसीआई सर्टिफिकेट दे देगी और आप बन जाओगे? आपको नहीं भैया, नहीं बन सकते। बार काउंसिल जब तक आपको डिग्री नहीं देगा, आपको अलाउ नहीं करेगा, आप लॉयर बन जाओगे। लेकिन क्या IIMA आपको डिग्री ना दे तो क्या आप मैनेजर बन जाओगे? हाँ, बन जाएंगे। अ पर्सन कैन स्टिल बिकम मैनेजर विदाउट ज्वाइनिंग एसोसिएशन। बिना इस संस्था को ज्वाइन किए, बिना डिग्री लिए मैनेजर बन सकता है। तो कंक्लूजन क्या है कि मैनेजमेंट पार्शियली इस फीचर को फुलफिल करती, कंप्लीटली नहीं करती। अगला, चौथा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको पता है जितने भी प्रोफेशनल डिग्री है उसमें कुछ एथिकल रूल्स होते हैं, हमने क्लास 11वीं में पढ़ा था प्रोफेशन के अंदर। जैसे डॉक्टर है, उसको प्राइवेसी, ट्रीट करना ऑनेस्टली, लॉयर को रूल्स फॉलो करना, ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, फेयर बिहेवियर होना चाहिए। कॉर्पोरेट का एग्जांपल देखो, एक मैनेजर जो है उसको बिहेव नहीं करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, एम्प्लॉय के साथ एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है कि मैनेजमेंट में जरूरी नहीं है यूनिवर्सल कंपलसरी कोड ऑफ या एथिकल कोड हो, कोई कोड ऑफ कंडक्ट हो, जरूरी थोड़ा ना है। जैसे डॉक्टर और लॉयर में तो भाई एथिकल कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये नहीं कर सकते, यहां आप ये नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए भाई, समझ रहे हो?
तो मैनेजमेंट फॉलो करती है एथिक्स, लेकिन एथिकल कोड कोई लीगल नहीं है वहां पे या कंपलसरी नहीं है, समझ रहे हो। पांचवा फीचर क्या कहता है इसमें, सर्विस मोटिव। देखो प्रोफेशन में मेन मकसद क्या है, सर्विस देना, सर्विस बिफोर प्रॉफिट, क्योंकि प्रोफेशनल्स में आप क्या करते हो, सर्विस देते हो प्रॉफिट से पहले। जैसे डॉक्टर है, जिंदगियां बचाते हैं, टीचर एजुकेशन देते हैं, लॉयर जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस दे रहे हैं। तो क्या मैनेजमेंट में भी सर्विस देते होंगे, हाँ। मैनेजर्स भी क्या, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, एम्प्लॉय का भला करना, सामाजिक जिम्मेदारी, समाज का भला करना। तो मॉडर्न बिजनेस आज के टाइम पे क्वालिटी प्रोडक्ट पे ध्यान देता है, फेयर प्राइस पे ध्यान देता है, कस्टमर सर्विस पे ध्यान देता है और एम्प्लॉय के भले पे ध्यान देता है। बेस्ट एग्जांपल जैसे एक हॉस्पिटल का मैनेजर है, वो क्या करेगा, अच्छा ट्रीटमेंट हो, ठीक है ना, स्टाफ अच्छे से काम करे, पेशेंट अच्छे से पेशेंट की केयर हो, तो ये सर्विस मोटिव है। तो एक और एग्जांपल, या फिर डायरेक्ट लास्ट में आ जाओ कि मैनेजर प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन मॉडर्न मैनेजमेंट में दबाव दिया जाता है सामाजिक जिम्मेदारी पे। तो क्या आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट इस सर्विस के तौर पर प्रोफेशन में काम करता है, आप कह सकते हो कि हाँ, कि मैनेजमेंट में हम प्रोफेशन में हम देखते हैं कि सर्विस देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में भी आज के टाइम पे सर्विस पे ध्यान दिया जाता है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो क्या मैनेजमेंट को हम एक प्रोफेशन कहें, क्या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एथिकल रूल ऑफ रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, पार्शियली, पूरा नहीं, मर्जी है, फॉलो कर रहा है तो कर लो, नहीं जरूरी नहीं है। सर्विस, हाँ, क्या संस्था बनी हुई है मैनेजमेंट की, बनी हुई है, लेकिन प्रोफेशन में तो कंपलसरी है डिग्री लेना, लेकिन मैनेजमेंट में तो आपकी मर्जी है, लेनी है तो ले लो, नहीं तो बिना उसके बिजनेस शुरू कर दो। लेकिन हाँ, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है और कंपलसरी लाइसेंस जरूरी नहीं है मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट पूरे तरीके से प्रोफेशन नहीं है। क्या मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, हाँ। मैनेजमेंट एक साइंस है, पूरा एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये हमने पढ़ा था। और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन, पूरा एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं है मेरे भाई। यहीं से हमारी शुरुआत होती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। क्या एक सीईओ कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है या ऑपरेटिव होता होगा, वो पर्सनली हर वर्कर को चेक कर सकता है। आप कहोगे भैया नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका काम है डिसीजन लेना, बड़े टॉप लेवल के मैनेजर से बात करना। क्या एक अकेला इंसान पूरी कंपनी को अकेले चला सकता है। तो कैसे कंपनी हजारों एम्प्लॉय को मैनेज करती होगी। यहीं से हम समझते हैं अलग अलग लेवल मैनेजमेंट के। जैसे मान लो स्कूल, अस्पताल, क्रिकेट टीम, आर्मी, बड़ी बड़ी कंपनीज, हर जगह हिरार्की होती है, लो लेवल, मिडिल लेवल और उससे ऊपर टॉप लेवल, लेवल्स होते हैं। तुम्हारे को घर में कोई 500,000 रुपए चाहिए, तुम डायरेक्ट पापा पे नहीं जाते, बड़ी बहन को बोल दिया, बहन ने बहस फुसला के, बहला फुसला के मम्मी को बोला, मम्मी ने फिर पापा से, ए जी दे दो इसको। तो समझ रहे हो, हिरार्की है, लेवल है। अथॉरिटी, कमांड, एक चेन है कमांड की कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पावर ऊपर ही है ना। एक ऐसे कंपनी में एक इंसान हर चीज मैनेज नहीं कर सकता। तो लेवल्स क्या होते हैं मैनेजमेंट में, कहते देखो अलग अलग लेयर, परत बनी हुई है लेवल, समझ रहे हो, जो उनकी पावर और जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग है। जिसकी जितनी पावर उतने ऊपर लेवल पे, जितनी जिम्मेदारी उतने लेवल। जैसे मैनेजर्स जो होते हैं ना, उनको टॉप से बॉटम अरेंज किया जाता है। किसको, मैनेजर को, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लो लेवल मैनेजर, फिर उसके नीचे कौन आता होगा, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। वाई आर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी, क्यों है जरूरी, क्योंकि काम डिवाइड हो जाता है इससे। हर इंसान की पावर, अब एक अकेला इंसान सारी पावर रखे, इससे बढ़िया पावर को बांट दिया जाता है, जिम्मेदारी शेयर कर दी जाती है, इससे एक रिलेशन बनता है। जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल सबसे बड़े डिसीजन लेता है, वाइस प्रिंसिपल सब में बना के रखता है, टीचर का काम है पढ़ाना, मॉनिटर काम है क्लास को संभालना। डिफरेंट लोग, अलग पावर, समझ रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के मेंबर होते हैं। जब एक कंपनी है ना, तो उसमें दो मेंबर होते हैं, एक होता है मैनेजरियल मेंबर और एक होते हैं नॉन मैनेजरियल। मैनेजरियल मतलब जो चीजों को मैनेज करते होंगे, डिसीजन लेते होंगे, सुपरवाइज, काम को चलाते होंगे। जैसे कौन, सीईओ, मैनेजर, सुपरवाइजर, जो सुपरवाइज करेंगे कैसे काम करना है कैसे नहीं।
नॉन मैनेजरियल में जो सिर्फ काम करते हैं, वो मैनेज नहीं करते, वर्कर, मशीन ऑपरेटर, लेबर। तो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैनेजर एक ऐसा इंसान है जो मैनेज करता है ना। अगर एक इंसान सबॉर्डिनेट, एक इंसान के पास सबॉर्डिनेट है या पावर है किसी के ऊपर, तो वो मैनेजर है। मतलब सबॉर्डिनेट मतलब वो उसके टॉप पे है और वो पावर है उसके पास दूसरे से ज्यादा, तो आप कह सकते हो कि हाँ वो मैनेजर है, अदरवाइज तो फिर वो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय हो गया। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसे होते हैं, तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में 4-5 लेवल भी हो सकते हैं, है ना। किस प्रकार का बिजनेस है उस हिसाब से हो सकता है, किस हिसाब से बिजनेस चलाया जाता है। छोटा बिजनेस है कम लेवल होंगे, बड़ा बिजनेस है ज्यादा लेवल होंगे। मैं बोलता है मेनली 3 ही होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर। लोअर को आप सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कह सकते हो। ठीक है ना। अब देखो बस ये याद रखना पिरामिड की तरीके से, टॉप, लेवल, लोअर। टॉप मतलब ब्रेन, मिडल मतलब जो कनेक्ट कर रहा है ऊपर से नीचे को, और लोअर जो एक्शन करवाएगा। अब तुम एम्प्लॉय हो तो तुम अपना जो भी काम करोगे, सैलरी वैलरी जो भी चीज करोगे, वो लो लेवल मैनेजर को बोलोगे, लो लेवल मैनेजर मिड को बोलेगा और मिड वाला टॉप को। टॉप वाले का काम है बड़े बड़े डिसीजन लेना। जब टॉप लेवल का मैनेजर बैठेगा ना, तो वो बड़े बड़े डिसीजन लेगा। कैसे? मिडिल लेवल से बातचीत करेगा, बातचीत पहले पूछेगा सिर्फ, उससे डिस्कशन नहीं करेगा। डिस्कशन वो अपने टॉप लेवलों के साथ बैठ के करेगा, लेकिन उनसे पूछेगा कि क्या हो रखा है, क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या बदलाव की जरूरत है। तो मिड वाले को अगर कोई बदलाव की जरूरत है तो उसको किसने बताया होगा? लोअर वाले ने, और लोअर वाले को एम्प्लॉय ने बताया होगा। एक कमांड है। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं? ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव, करता धरता एक तरीके, जिन्होंने कंपनी बनाई होगी, मेन चेहरे। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ, है ना। एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल टॉप मैनेजमेंट में आता होगा, है ना। एक क्रिकेट टीम में टीम का ओनर या हेड कोच, ये टॉप में आते होंगे, कैप्टन थोड़े ना आता होगा, है ना। एक आर्मी में जनरल। मेन वर्क क्या होता है टॉप मैनेजमेंट का? मेन मैनेजमेंट टॉप मतलब मेन वर्क उनका क्या है? विजन, कहां जा रहे हैं, क्या मिशन है, लंबे समय के गोल्स पे ध्यान देना, बिजनेस की पॉलिसीज पे ध्यान देना। क्या डिसाइड करते होंगे? व्हाट शुड कंपनी अचीव, कंपनी को क्या अचीव करना है। ठीक है ना। मैनेजमेंट, अब देखो फंक्शन क्या होते होंगे? गोल्स बनाना, पॉलिसी बनाना, फ्यूचर प्लान बनाना, एक्सपैंड करना, इन्वेस्टमेंट करना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना। जैसे एप्पल अगर डिसाइड करेगी नए फोन, तो वो टॉप लेवल में डिसाइड हुआ होगा। कोऑर्डिनेट करना डिपार्टमेंट के साथ, मतलब ये जैसे टॉप लेवल पे बैठा है, इसके नीचे कौन सा लेवल आता होगा? मिडल आता होगा। मिडल में इधर मार्केटिंग है, इधर फाइनेंस है, इधर एचआर है, इधर प्रोडक्शन है कि नहीं है? सब ध्यान देते। और ये सब कौन से? सब मिडल के हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। तो भाई टॉप लेवल बुलाएगा, बोलेगा मार्केटिंग में क्या हिसाब किताब है, फिर फाइनेंस वाले को बताएगा, एचआर को बताएगा, प्रोडक्शन को बताएगा। समझ रहे हो? तो सीईओ इंश्योर करते कि क्या सारा काम कर रहा है डिपार्टमेंट की नहीं। दूसरा, सर्वाइवल और ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये बिजनेस को कंपटीशन से बचाते, ध्यान देते हैं कि हमारा कौन कंपटीशन आ रखा है, लॉस हो रखा है, मार्केट का रिस्क, उन सब चीजों को। ठीक है ना। जैसे कंपनी शिफ्ट हो रही हो ऑनलाइन बिजनेस क्राइसिस के दौरान, इस तरीके से कि अब से भैया चलेगा, इस तरीके से। दूसरा और क्या काम करते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, सरकार की क्या पॉलिसी चल रही है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं। अब ये खुद तो जाते नहीं होंगे, ये डिसीजन लेते हैं। तो ये डिसीजन कैसे? इनके पास डेटा होता है। डेटा कहां से? इनको मिडिल लेवल ला के देंगे, या इन्होंने अलग से कोई और डिपार्टमेंट बना रखे होंगे जो इन्हें सिर्फ यही काम करके बताएंगे कि क्या चीज करनी जरूरी है, क्या नहीं। एग्जाम्पल, एक कंपनी एंटर कर रही हो एक एआई इंडस्ट्री, जब उसको लगाओ कि यार फ्यूचर में इसकी डिमांड ज्यादा है, तो ये डिसीजन लेना। और समाज की जिम्मेदारी भी, एथिकल बिजनेस, मतलब बिजनेस कैसे तरीके से चलाना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और कस्टमर का भला करना है। तो टॉप मैनेजमेंट का वर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रेसफुल है। क्यों? क्योंकि डिसीजन पूरे कंपनी को प्रभावित करता है, बहुत सोच समझ के लेना पड़ता होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और लॉन्ग वर्किंग आवर्स। हम लोग सोचते हैं बस कि इनका क्या डिसीजन ही तो लेना है, ज्यादा तो लोअर लेवल के काम नहीं। देखो इनका भी बहुत बड़ा इफेक्टिव तरीका होता है। फिर आता है मिडिल लेवल। ये कौन है? ये टॉप और लोअर का लिंक बनाते हैं। इनसे सुना क्या बदलाव की जरूरत है, इनको सुझाव दे दिया, या इन्होंने जो भी डिसीजन दिया उनको अप्लाई करवाना।
लिंक बनाता है। व्हाट टू डू मिडिल मैनेजमेंट एक्सप्लेन करता है, कैसे करना है वो लोअर मैनेजमेंट एक्चुअली बताता है, ठीक है ना, या कैसे करना है वो करता है। एग्जाम्पल इसमें तो देखो, जैसे ब्रांच मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल मैनेजर, डिविजनल क्या कहते हैं मैनेजर। जैसे प्रिंसिपल टॉप लेवल पे आता होगा और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिडिल लेवल पे। जैसे भाई एक कंपनी है, कंपनी का टॉप लेवल सीईओ ये सब आ गए। अब अलग से डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के, प्रोडक्शन, एचआर सारे। तो प्रोडक्शन मैनेजर का सबसे बड़ा हेड जो पूरी यूनिट संभाल रहा होगा वो मिडिल लेवल का बंदा कहलाएगा। समझ पा रहे हो? इनके काम क्या है, जो भी प्लान टॉप लेवल पे बनाया उसको इंप्लीमेंट, लागू करवाना, कोऑर्डिनेट करना डिपार्टमेंट के साथ। मतलब बाकी जो डिपार्टमेंट है ना, अलग अलग मिडल वाले, उन सबके साथ मिलके काम करना। एम्प्लॉय को इसके नीचे देखो, इसके नीचे लो लेवल आते हैं, लेकिन ये भी एम्प्लॉय को वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं पॉलिसीज, मतलब पॉलिसीज को एक्सप्लेन करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, बैलेंस बना के रखते हैं, डिसिप्लिन बना रहे, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, क्योंकि वो टॉप लेवल थोड़ी ना संभालेंगे, यानी कि कंपनी में ज्यादा इंटरनल पे ध्यान देते हैं। समझ पा रहे हो? तो मिडिल मैनेजमेंट एक बैकबोन होती है, क्योंकि अगर यही कमजोर पड़ गई तो फिर तो दिक्कत। फिर लो लेवल सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ये लोएस्ट लेवल के मैनेजर है, ये डायरेक्टली डील करते हैं वर्कर के साथ। समझ पा रहे हो? बहुत लो लेवल पर है। सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, टीम लीडर, शिफ्ट इंचार्ज। एक्चुअली वर्क तो यहां पर प्रॉपरली होता है, देखिए एक्चुअल वर्क तो प्रॉपरली यहां पे होता है। समझ पा रहे हो? इन फैक्ट्री जैसे वर्कर मेड प्रोडक्ट, तो सुपरवाइजर चेक करते हैं इनकी क्वालिटी, डिसिप्लिन, स्पीड, अटेंडेंस, ये सारी चीज ध्यान देना, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या होता है लोअर वालों का, सुपरवाइज करना वर्कर को कंट्रोल करना कि ऐसे काम करो वैसे काम करो, इंस्ट्रक्शन देना उन्हें। समझ पा रहे हो? उनको मेंटेन करना डिसिप्लिन, पंक्चुअल बने रहे, टाइम से आए टाइम से जाएं, रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान देना, एक्स्ट्रा काम करना है कितना पैसा मिलेगा क्या, ये सब चीजें उन्हें समझाना। मिडिल मैनेजमेंट को फिर रिपोर्ट करते हैं ऊपर जाके, ठीक है ना। और क्वालिटी बनी रहे, ये भी इनका ही काम है कि एम्प्लॉय सारे वर्कर सब ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे, तो ठीक है ना। तो क्वालिटी जो है ना वो डिपेंड करती है इनके ऊपर ही। समझ रहे हो? अब समझ में आ गया? टॉप लेवल सोचता है, डिसाइड करता है, मिडिल लेवल इनके साथ काम करता है और लागू करता है जो भी प्लान बनाया, और लोअर लेवल एग्जीक्यूट करता है जो इनका मेन प्लान है, क्योंकि मेन तो वर्कर को ही करना है ना। सपोज आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं स्कूल का एनुअल फंक्शन, तो क्या कहते हैं, जैसे मान लो आप क्या करोगे, प्लान बनाओगे, ठीक है ना, काम को बांटोगे, लोगों को अरेंज करोगे, गाइड करोगे टीम, है ना, चेक करोगे मिस्टेक्स, तो अब आप एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ जी पूरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने बना दिया, ठीक है ना। फंक्शंस होते क्या है, बोलता है अलग अलग काम मैनेजर पूरा करें ताकि अपने गोल को वो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर सके। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब इंपॉर्टेंट टास्क मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जाए। जैसे मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोला, तो आप क्या करोगे, मेन्यू डिसाइड करोगे क्या क्या बेचोगे, वर्करों को हायर करोगे, उनको काम बांटोगे, मोटिवेट करोगे लोगों को कि बढ़िया काम करना है, फूड क्वालिटी चेक करोगे सही बन रहा है नहीं बन रहा, मुनाफा हो पा रहा नहीं हो पा रहा। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का प्रोसेस में सबसे पहले तुम प्लान करते हो, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, है। तो ये सब तुम्हें जवाब देते हैं क्या होना है ना। जैसे एग्जाम से पहले तुम टाइम टेबल बनाते हो, टारगेट करते हो अपनी स्टडी इतना करना है, स्ट्रेटेजी बनाते हो, ये सब तुम्हारी क्या कहलाती है, प्लानिंग, ठीक है ना। जैसे कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करेगी, कैसे फ्यूचर में सेल टारगेट रखेगी, वो सब प्लान कर रही है आज। तो प्लानिंग का फीचर क्या है, सबसे पहला फंक्शन गोल ओरिएंटेड, फ्यूचर में फोकस करना, कंफ्यूजन ना होता। प्लानिंग से फायदा ये होता है डायरेक्शन मिल जाती है आपके बिजनेस को अच्छी, ठीक है ना। और आपका रिस्क कम हो जाता है पहले से, अगर आप प्लान करते हो तो आपका टाइम और पैसा बच जाता है, एकदम से सारी चीज ज्यादा पैसा लगा सकती है। आपकी एफिशिएंसी बढ़िया है कि आप शुरू से प्लानिंग करके चल रहे थे। तो प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो पहले से ही किसी चीज को एडवांस में डिसाइड कर लेना, ठीक है ना। फिर जब प्लान कर लिया तुमने, अब तुम उसको ऑर्गेनाइज करोगे। भाई जो भी तुमने प्लान करा, अब उस काम के लिए तुम अरेंज कर रहे हो क्या, रिसोर्स या ड्यूटीज, जो भी तुम अपना पूरा करना चाहते हो काम, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में तुम काम को ढंग से अरेंज कर रहे हो, ठीक है ना, काम को अरेंज कर रहे हो।
जैसे शादी के लिए, अब आपने शादी की प्लानिंग तो कर ली, कहाँ होगी कैसे होगी, लेकिन अब आप एक इंसान फूड संभालेगा, कौन इंसान डेकोरेशन संभालेगा, कौन इंसान गेस्ट संभालेगा, ये ऑर्गेनाइजिंग है। एक कंपनी के अंदर कैसे हो सकता है, एचआर एम्प्लॉय संभालेगा, फाइनेंस पैसा संभालेगा, मार्केटिंग प्रमोशन संभालेगा। तो मेन एक्टिविटी क्या है, काम बांटना, लोगों को काम देना, डिपार्टमेंट बनाना। डिपार्टमेंट में लोगों को भर्ती करना या मोटिवेट करना अभी नहीं हो रहा, अभी सिर्फ तुम डिपार्टमेंट बना के जा रहे हो, यानी कि तुमने एक प्लान बना लिया था क्या काम करोगे, अब उस प्लान का ढांचा तैयार करके रखना, वो ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइजिंग बढ़िया ये है कि अच्छा काम होता है, कंफ्यूजन नहीं होती, संसाधन का बेहतर इस्तेमाल होता है। तो प्लानिंग को एक्शन में डालना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। फिर आता है स्टाफिंग। अब तुमने क्या करा, ढांचा बना लिया, अब किस ढांचे के अकॉर्डिंग किस जगह किस बंदे को भर्ती करना है, वो क्या कहलाता है, स्टाफिंग। लोगों को भर्ती करना, समझ रहे हो, एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्स को भर्ती करना, उनका सिलेक्शन करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे काम। फिर मेरे भाई डायरेक्टिंग आ जाता है। डायरेक्टिंग में तुम क्या करते हो, गाइड करते हो लोगों को, मोटिवेट करते हो, जिसको तुमने भर्ती करा है उसको गाइड करो, मोटिवेट करो, सुपरवाइज करो कि बढ़िया करो बढ़िया करो, मजेदार गोल पूरा करेंगे, समझ रहे हो, यानी कि लोगों को विलिंगली, इच्छा अनुसार उनको काम कराना है, समझ पा रहे हो। फिर लास्ट में आता है कंट्रोलिंग, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो तुमने प्लान बनाया था उससे कंपेयर करना। प्लानिंग करी थी नहीं करी थी, प्लानिंग में गोल्स तो लिखा होगा ना कितना अचीव करोगे, और आज कंट्रोलिंग है, देखो कितना अचीव कर पाए, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। चलो बस उसमें उतना ही है, बस 5 फंक्शन समझ में आने चाहिए। प्रॉपरली डिटेल में हम आगे कह रहे चैप्टर पढ़ेंगे तो तभी पढ़ेंगे उनके फीचर, अभी क्यों पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। पता होगा आपको, कोऑर्डिनेशन में मिलकर काम करना, इकट्ठा चलना, पूरी टीम को इकट्ठे करके रखना। हार्मोनी अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज एंड पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एकता लाना, सब लोगों के बीच में एकता लाना। जब अलग अलग डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, मैनेजर वर्क करते हैं मिलके एक गोल को अचीव करने में, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। एक स्कूल का एनुअल फंक्शन मानो, अलग अलग टीम होगी, डेकोरेटिव टीम, म्यूजिक टीम, डांस टीम, फूड टीम, एंकरिंग टीम। अगर हर इंसान अलग अलग काम करे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, काम लेट हो जाएगा, मिस्टेक होंगी। लेकिन अगर सब मिलके काम करेंगे तो बढ़िया तरीके से काम होगा, टीम वर्क में हार्मनी आएगी। तो कोऑर्डिनेशन, जैसे क्रिकेट टीम को मैनेज अगर हम देखें तो बैट्समैन रन स्कोर करता है, बॉलर विकेट लेता है, फील्डर बाउंड्री रोकता है, कैप्टन गाइड करता है सबको। अगर हर प्लेयर जो है अपने लिए खेले तो टीम हार जाएगी, अगर हर बंदे मिलके खेलेंगे तो टीम जीत जाएगी, ठीक है। तो टीम वर्क कनेक्शन इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे ही एक कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट माल बेचता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज करता है पैसा, और एचआर डिपार्टमेंट मैनेज करता है एम्प्लॉय को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आया, मिलके काम करना ताकि हम गोल अचीव कर सके। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है बंदों के अपनी। तो मैं बस इतना कहूंगा, कोऑर्डिनेशन सही काम करना, सही लोगों के साथ, सही टाइमिंग पे, कॉमन गोल। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है भाई, कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरत है, देखो हर डिपार्टमेंट, बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे मैनेजर, अलग अलग काम है। अगर मिलके नहीं चलाओगे तो लड़ाई करेंगे आपस में, कलेश करेंगे, क्लैश होगा, गोल्स में क्लैश, लेकिन मैं कलेश बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कलेश होगा उनके बीच में, ओवरलैप होगा, डबल डबल काम, एक ही बंदा दो दो काम करके बैठा, बोले मैंने भी कर लिया तूने भी कर लिया, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। कोऑर्डिनेशन कनेक्ट करता है हर इंसान को, क्या कहते हैं, एक साथ। तो कंसेप्ट क्या है कोऑर्डिनेशन का, देखो इसको कैसे समझना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जब ही होगी जब इन सब में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। जब आप साइकिल सी बनाओ ना, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, सब ये सब इनके बीच में क्या डाल देना, ऐसे पूरा सर्कल बना के लिखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और बीच में ऑल दिस थिंग विल हैपन स्मूथली व्हेन देयर विल बी अ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सपोज एक मैनेजर है, उसने प्लान करा 1 लाख यूनिट बेचने का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने माल ही कम बनाया, अब तू बेचने की तो 1 लाख सोच रहा है लेकिन बना ही नहीं है 1 लाख, है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बजट ही तुम्हें कम दिया, एडवर्टीजमेंट ही ढंग से नहीं हुई, तो गोल फेल हो गया। तो मैनेजर जो है उसको सबसे बात करनी चाहिए थी अगर 1 लाख सामान बेचना था तो, ठीक है ना, समझ सकते हो। एक मैनेजर लिंक करता है डिपार्टमेंट, एक्टिविटी, एम्प्लॉय, रिसोर्स, गोल सबको, ताकि एक मैनेजर जो है वो एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर सके।
बाकी कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या, देखो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब आप प्लान बना रहे हो तो मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, सबसे प्लान करना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, जब आप ढांचा तैयार कर रहे हो तब भी कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट मिलके काम कर सके, है ना, अथॉरिटी रिलेशनशिप क्लियर हो, एक्टिविटी कनेक्टेड रहे। जब आप लोगों को भर्ती कर रहे हो तो भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि सही बंदा सही जॉब पे आप भर्ती करवा सको। जब आप मोटिवेट कर रहे हो और वो मोटिवेशन में कोऑर्डिनेशन ही ना हो तो फिर क्या फायदा मोटिवेशन का। जब आप अपने बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो, तो उसमें भी आप अपनी गलतियों को ठीक करना चाहो तो वो तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एक हिडन फोर्स है जो हर एक्टिविटी में अलग से आता है, अगर आप ध्यान से देखो तो। बाकी कोऑर्डिनेशन क्या किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे चाहिए, नहीं, टॉप लेवल पे भी चाहिए, है ना, मिडिल लेवल पे भी चाहिए और मेरे भाई लोअर लेवल पे भी चाहिए। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है मैनेजमेंट की जरूरत। मैनेजमेंट अगर अच्छी करनी है तो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। बिकॉज हर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट इनइफेक्टिव होती है। सपोज एक रेस्टोरेंट ओनर जो है इंग्रेडिएंट खरीदता है, शेफ हायर करता है, अरेंज करता है टेबल, एडवर्टाइज करता है रेस्टोरेंट को, लेकिन कोई ढंग से मिलके काम ही ना करे, खाना लेट बने, कस्टमर एंग्री हो जाएगा, बिजनेस सफर करना पड़ेगा और तुम्हारे को नुकसान। तो कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर, कोऑर्डिनेशन इकट्ठा करता है ग्रुप एफर्ट को, मतलब ग्रुप एफर्ट दिखाता है। कोऑर्डिनेशन से क्या आता है, ग्रुप एफर्ट। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन दिखाता है, एक्शन जो भी एक्शन लिया गया उसमें क्या, एकता, यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता। तो कोऑर्डिनेशन से क्या आता है, यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, एक कॉमन गोल, सबका गोल एक, अलग अलग डिपार्टमेंट लेकिन सबका गोल एक। तीसरा, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक बार हुआ और अगली बार छोड़ दो ऐसा नहीं है, हमेशा ये होते रहना चाहिए। ठीक है, अगला, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब ये हर जगह लागू है, ऐसा नहीं है किसी एक लेवल पे होगा, हर लेवल, टॉप, मिड लेवल, लो लेवल, हर डिपार्टमेंट, हर काम में जरूरी है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। हर मैनेजर की कोऑर्डिनेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, मतलब ये एकदम से नहीं होता, आपको एक कॉन्शियस एफर्ट प्रॉपरली लगाना पड़ता है। सपोज एक शादी हो रही है तो काम करना पड़ेगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, तभी आपका कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। ठीक है, बाकी फायदे क्या है कोऑर्डिनेशन से, ग्रोथ होती है बिजनेस में। ठीक है ना, फंक्शनल डिफरेंशिएशन आता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं ना उनके, वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं सारी चीजें। तो इसका मतलब फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो एक चीज फायदा देता है। जैसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके अलग अलग काम है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, तो सबका मकसद अलग हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन इन सबको इकट्ठा लाता है, कहते हैं तुम्हारा मकसद तो अलग है पर तुम्हारे मकसद मिलने के बाद बिजनेस का मकसद सेम है, गोल अचीव करना है ना। ठीक है, अगला स्पेशलाइजेशन आती है, क्यों, क्योंकि तुम बढ़िया तरीके से फोकस्ड होकर सब एक ही जगह काम कर रहे हो ना, तो ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है ना, और आगे लास्ट टॉपिक कि कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब मिलके काम करना, कोऑर्डिनेशन भी यही होता है, तो ये दोनों अलग चीज है क्या। कोऑपरेट मतलब लोग अपनी इच्छा अनुसार एक दूसरे की मदद करते हैं, और कोऑर्डिनेशन मतलब लोग आपस में लिंक होते हैं इसलिए एक दूसरे की बैलेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज रखते हैं। समझ रहे हो, कोऑपरेशन मतलब अपनी इच्छा अनुसार मिलकर काम करना, और कोऑर्डिनेशन में तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन तुम्हारे गोल्स तो सेम है ना, तो फिर तुम्हें एक साथ होना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कोऑपरेशन सपोर्ट करता है कोऑर्डिनेशन को, लेकिन कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी चीजें आती है। तो कोऑपरेशन एक छोटा सा पार्ट है और कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा पार्ट है। और ये हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है मेरे भाई। ठीक है, जो पूरा फर्स्ट यूनिट था, पूरा फर्स्ट चैप्टर था, ये खत्म हो गया।